माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 12 और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं लेंस लॉ। एक्चुअली ये हम फर्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट करने वाले थे, बट लेक्चर बड़ा हो जाता है और बोरिंग भी हो जाता है, इसलिए मैंने सेकेंड लेक्चर में बनाना चाहा। तो लेंस लॉ देखने से पहले आप इसका पहला जो लेक्चर है जिसमें हमने फैराडेज लॉ स्टडी किया है उसको ज़रूर देखो, क्योंकि लेंस लॉ उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, मतलब फैराडे ने उसका ईएमएफ बताया था, लेकिन लेंस ने उसकी डायरेक्शन डिफाइन की है, तो उसके लिए आपको वो लेंस फैराडेज लॉ पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ द फैराडे लेंस लॉ। तो बच्चों, लेंस लॉ देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ फैराडेज लॉ क्या था। फैराडे ने क्या कहा था, उसने एक कॉइल ली थी और ये कॉइल के नज़दीक उसको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और उस कॉइल को उसके पास एक मैग्नेट रखा। ओके, और ये मैग्नेट को उसने मूव किया, मतलब नज़दीक लेके गए, दूर लेके गए, ऐसे उसकी मूवमेंट थी। सपोज इसको नज़दीक लेके आ रहे, तो नज़दीक लेके आ रहे तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, चेंज होगा। तो जब वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इंड्यूस्ड EMF इज देयर, दैट मीन्स EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ऐसे उसने फर्स्ट लॉ में बताया। और सेकेंड लॉ में बताया उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब d∅/dt। तो ये हमने कहा था E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। तो मैंने आपको कहा था ये माइनस क्यू है, ये हम लोग किस में स्टडी करेंगे, लेंस लॉ में स्टडी करेंगे। तो लेंस ने क्या कहा था कि ये जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसकी वजह से जो EMF जनरेट हो रहा है फ्लक्स की वजह से, वो अपोज कर रहा है। कैसे अपोज कर रहा है, पहले हम उसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद में आपको इसको डिटेल में पढ़ाती। मतलब ये अपोजिट है, इसीलिए तो इसको निगेटिव साइन आया। मतलब वो जो इंड्यूस्ड EMF हो रहा है, वो इंड्यूस्ड EMF की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको अपोज करने का काम वो करती है। मतलब आने वाला जो साउथ पोल है मान लो, तो इसको अपोज करने का काम वो करेगी। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको अपोज करेगा ये करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं एग्जाम्पल लूंगी तो समझ में आएगा। पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद लेंस लॉ देखते हैं। तो बच्चों, इसका स्टेटमेंट देखो क्या था, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सर्किट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट, वो खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस
द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस द करंट। मतलब वो जो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको अपोज करने का काम करती है ये मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस्ड हो रही है। एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेम एज दैट ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, और उसकी डायरेक्शन जो होती है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। स्टेटमेंट तो आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर, एक नहीं हम 3-4 एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ जो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। आपको पता है अगर हमने एक कॉइल ली, मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल ली, तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल का काम करती है। मतलब मान लो यहाँ पे मैंने एक कॉइल ली, ऐसी कॉइल ली, तो ये जो कॉइल है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल का काम करती है, ये हमें पता है। मतलब यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल जनरेट होता है। तो ये कॉइल का नॉर्थ पोल हम कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना, क्योंकि आगे पूरा टॉपिक इसी के ऊपर डिपेंड है। मान लो इस कॉइल में से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रहा है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब इस कॉइल में से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास होता है तो उसके ऊपर साउथ पोल होता है। कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है। ऐसा कुछ सिंबल हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में। जब करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास होता है तो उसके ऊपर साउथ पोल होता है, और इसी कॉइल में से जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास होता है, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास होता है, तो उसके ऊपर कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। ऐसा कुछ सिंबल हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में। एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल का काम करती है। जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास होता है तो उसके ऊपर साउथ पोल होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास होता है तो उसके ऊपर नॉर्थ पोल होता है। मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ पोल रहेगा। ऐसे उसका मीनिंग है। आपके पीछे से देखोगे तो करंट आपको उल्टा दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो उल्टा दिखेगा। तो यहाँ क्लॉकवाइज है तो पीछे से देगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है पीछे से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखे, तो वहाँ पे साउथ पोल रहेगा। तो ऐसे ये हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। बस इतना याद रखो, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अब देखो लेंज ने क्या कहा था उसको समझते हैं। मान लो एक कॉइल हमने यहाँ पे लिया, ये कॉइल का हमें करंट का डायरेक्शन डिफाइन करना है। मतलब क्या होगा देखो, और इस कॉइल के पास हमने एक मैग्नेट, मूवेबल मैग्नेट रखा। यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मान लो साउथ पोल है। इस मूवेबल, फुल कॉन्सेंट्रेट करो, इस मैग्नेट का जो मोशन है वो हमने इस डायरेक्शन में रखा। मतलब ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, मतलब उस नज़दीक जा रहा है उस कॉइल की तरफ। ओके, इसकी मोशन ये है, दिस इज द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट। तो अब देखो ये कॉइल में करंट जनरेट होगा, ये तो फैराडे ने कहा था, क्योंकि यहाँ पे मूवेबल मैग्नेट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर ये नज़दीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इज इंक्रीज हियर, मतलब चेंज हो रहा है। ओके, चेंज होने की वजह से वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। कहाँ पे, कॉइल में। कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, मतलब उसमें से करंट पास हो रहा है। अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो करंट पास होगा। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये हमें डिफाइन करना है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो इस नॉर्थ पोल को अपोज करे। अब पोल अगर इधर आ रहा है तो उसको रिपेल करने का काम कौन करेगा, नॉर्थ पोल ही करेगा, राइट ना। क्योंकि साउथ पोल होगा तो ये अपोज नहीं करेगा, फिर साउथ पोल क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। मतलब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ पोल भी उसको उसी डायरेक्शन में खींचेगा। तो हमें लेंज ने कहा था कि वहाँ पे ऐसा करंट जनरेट होता है कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इसको अपोज करने का काम करती है। अपोज करने का मतलब उसको रिपेल करने का काम करेगी। अगर ये पहला एग्जाम्पल समझ लो, दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको बराबर क्लियर होगा। ये इधर आ रहा है तो यहाँ पे जो पोल जनरेट होगा वो उसको अपोज करने का काम करेगा। तो बताओ मुझे, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ ही जनरेट होना चाहिए, क्योंकि अपोज तो नॉर्थ ही करेगा, साउथ नहीं करेगा।
अगर यहाँ पे मुझे नॉर्थ चाहिए तो करंट कौन सी डायरेक्शन में पास होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज होगा तो हम यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा। तो यहाँ पे कौन सा करंट जनरेट होगा, अगर नॉर्थ पोल चाहिए तो करंट कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। मतलब यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा ताकि यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाए, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसके नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की वजह से ये आने वाले करंट को अपोज करने का काम कर रही है। समझ में आया, आने वाले करंट को अपोज करने का काम कर रही है। और एक एग्जांपल लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो सेकेंड एग्जांपल में हमने सेम कॉइल ली, ऐसी कॉइल ली और यहाँ पे मैग्नेट लिया, लेकिन इस बार हमने क्या किया, ये जो मैग्नेट है, ठीक से समझो, यहाँ पे मैग्नेट लिया, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ऐसे मैग्नेट लिया, लेकिन इस बार हमने मैग्नेट का यहाँ पे साउथ पोल रखा और यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा, और ये जो मैग्नेट है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब देखो अभी अपोज होना चाहिए, राइट ना, इसकी मोशन अपोजिट है, मतलब ये अभी दूर जा रहा है तो ये कॉइल क्या करेगी, उसके उल्टा ही काम करेगी। ये जब नज़दीक आ रहा तो कॉइल उसको दूर ढकेल रही थी, बट अभी ये दूर जा रहा है तो कॉइल उसको नज़दीक लाने की कोशिश करेगी। आया समझ में, तो नज़दीक लाने के लिए ये दूर जा रहा है तो कॉइल इसको नज़दीक लाएगी। नज़दीक लाने के लिए इसका अगर साउथ पोल है तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए, नॉर्थ पोल, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमें पता है अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दूर जा रही है बट कॉइल इसका अपोजिट काम करती है, हमेशा टेढ़ा ही काम करती है, वो उसको नज़दीक खींचने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, मतलब वापिस यहाँ पे करंट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करंट घुमा, हमें पता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, मतलब यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही। थर्ड एग्जांपल ले, मान लो कॉइल है और यहाँ पे कॉइल का यहाँ पे हमने मैग्नेट रखा, ठीक है, इस बार मैग्नेट हमने नीचे वाले डायरेक्शन में रखा है। इस बार मैग्नेट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे इसका साउथ पोल है। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो दूर जा रहा है, मतलब कॉइल हमेशा उल्टा काम करती है, ये दूर जा रहा है तो कॉइल उसको क्या करेगी, उसकी ओर खींचने की कोशिश करेगी। उसकी ओर कौन खींचेगा, जब यहाँ पे साउथ जनरेट होगा। तो यहाँ पे साउथ जनरेट कब होगा, जब करंट फ्लो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, करंट फ्लो, मतलब यहाँ ऊपर नॉर्थ चाहिए और नीचे साउथ चाहिए ना, नीचे साउथ चाहिए, ऊपर नॉर्थ चाहिए। ऊपर नॉर्थ कब होता है, जब करंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉक, क्योंकि देखो ये ऐसे घूमेगा तब नीचे साउथ होगा, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्थ और नीचे की, देखिए यहाँ पे भी नॉर्थ, यहाँ पे भी साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ नीचे साउथ चाहिए क्योंकि करंट मैग्नेट नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही आएगा। आया समझ में। अब मान लो यहाँ पे उल्टा होता, मान लो, ठीक है, ये एग्जाम्पल ऐसे रहने देते, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, वही कॉइल, लेकिन इस बार जो हमने मैग्नेट लिया है वो मैग्नेट का हम लोग यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, लेकिन मैग्नेट ऐसे जा रहा है, इस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसकी ओर जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेट अगर इसकी ओर जा रहा है तो कॉइल अभी उल्टा काम करेगी, कॉइल उसको ढकेलना चाहेगी, ढकेल कौन रिपेल करेगा उसको, नॉर्थ पोल ही रिपेल करेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए, ऊपर साउथ पोल जनरेट होना चाहिए। ऊपर साउथ पोल जनरेट होने के लिए करंट की डायरेक्शन कौन सी चाहिए, क्लॉकवाइज, हम ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इस बार करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा तो यहाँ साउथ पोल जनरेट होगा, यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा, ताकि अपोज करेगा इंड्यूस्ड फ्लक्स को, नॉट ईएमएफ, इट इज अपोजेस टू द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब देखो इसकी वजह से ही करंट जनरेट हुआ, और वो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई वो हमेशा अपोजिट रहेगी। मतलब ये अगर इसकी नज़दीक आ रहा है तो ये इसको रिपेल करने का काम करेगी, ये अगर उससे दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने का काम करेगी, हमेशा अपोजिट फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी। ऐसा किसने कहा था, लेंज लॉ ने कहा था। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, आपके बुक में दिया है, आप उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है
इन्होंने कहा है कि ये जो लेंज लॉ है, अगर हम लेंज लॉ अप्लाई नहीं करते तो अपना जो कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कॉन्जर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अगर हम लेंज लॉ अप्लाई यहाँ पे अप्लाई नहीं करते तो अपना जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो स्पॉइल होता, मतलब वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता। कैसे नहीं होता मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो लेंज लॉ है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड है ये। अगर हम ये बात यहाँ पे नहीं मानते, मान लो जो लेंज ने कहा है वो सब झूठ है, तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो ये लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होता। कैसे नहीं होता बताऊंगी मैं आपको। ये लॉ अगर आपको वैलिड करना है, और हमें पता है ये लॉ हर जगह वैलिड है, पूरे यूनिवर्स में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो ये यहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। अगर लेंज लॉ हम अप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं होता। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बताती हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है। पहले इसको नोट डाउन कर लो ठीक से, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैं बताती हूँ, जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के देती हूँ, वो हमेशा नोट डाउन करते चलो, क्योंकि वो शॉर्टकट मेथड होता है लर्निंग का। आपके बुक में बहुत बड़े बड़े आंसर्स दिए हैं, तो उसका ये शॉर्टकट मेथड है। आप इससे अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वैलिड करता है, कैसे प्रूव होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। मान लो इनिशियली हमने लेंज लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, एंड ये इस वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, यहाँ लेंज लॉ अप्लाई हो रहा है, लेंज लॉ अप्लाई, और यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब हम बोल रहे हैं कि लेंज ने कहा वो झूठ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भी सेम डायग्राम हम लोग निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम करेंगे। मतलब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे इस वेलोसिटी से ये नॉर्थ पोल है, इसका मतलब ये नज़दीक आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसको रिपेल करने का काम करेगा। रिपेल करने का काम करेगा मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए। नॉर्थ पोल कब होगा, जब करंट कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। इसमें हम उल्टा करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास करेंगे, क्योंकि लेंज लॉ वैलिड नहीं है ना। तो करंट यहाँ पे साउथ पोल होगा और फिर करंट पास होगा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया, इसको हमने थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो ये इस वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे साउथ पोल है, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी ओर अट्रैक्ट होता जाएगा। बराबर, एक बार हमने, क्योंकि ये रिपेल ही नहीं कर रहा है ना इसको, ये तो अपोज करने का काम करता है, ऐसे लेंस ने कहा था, बट हमने लेंस को झूठा ठहरा दिया। हमने क्या कहा, ये लेंस झूठ बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साउथ पोल है ऐसे मान लेंगे। यहाँ पे अगर हमने साउथ पोल मान लिया तो क्या होगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, उसको अट्रैक्ट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। जितना वो अट्रैक्ट करता जाएगा उतना फ्लक्स बढ़ता जाएगा, और जितना फ्लक्स बढ़ता जाएगा उतना करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या, करंट बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे करंट इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है देखो, हियर मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल वर्क डन है, ये कौन सा वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। बट यहाँ पे हुआ क्या, सॉरी हीट एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आई एम सो सॉरी। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है लेंज लॉ में। तो जितनी मैकेनिकल एनर्जी है उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कम है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनफाइनाइट है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ वैलिड है इस केस में, अगर हम लेंज लॉ अप्लाई नहीं करते हैं। इस केस में हमने लेंज लॉ अप्लाई नहीं किया है, तो इस केस में मैकेनिकल एनर्जी से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है।
इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, राइट ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियली ये थोड़ा नज़दीक आएगा, फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, थोड़ा सा करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होने की वजह से यहाँ से नॉर्थ पोल आएगा तो ये उसको थोड़ा रिपेल करेगा, फिर भी ये फोर्स लगाएगा और इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि फोर्स लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप अट्रैक्ट हो रहा था। फोर्स जीरो तो मैकेनिकल एनर्जी पूरी जीरो, मैकेनिकल एनर्जी जीरो, फिर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनफाइनाइट है। जितनी मैकेनिकल एनर्जी उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए ना। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा बहुत नज़दीक आया, नज़दीक आने के बाद ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको नज़दीक आने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर फोर्स लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट चला, फिर यहाँ पे वापस करंट जनरेट हुआ, करंट जनरेट होने की वजह से इसने वापस फोर्स लगाया, फोर्स लगाते लगाते मतलब जितना वो फोर्स लगाएगा उतना ही यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर ये रुक गया, मान लो इसने फोर्स लगाना बंद कर दिया, ये जीरो हो गया तो करंट भी जीरो हो गया, करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रुक गया, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। अगर ये रुक जाता है तो करंट भी रुक जाता है, बट यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे फोर्स तो जीरो, फोर्स लगाया ही नहीं, वो अपने आप इधर खींचा चला जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वायलेट हो रहा है। आया समझ में। तो लेंज लॉ जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और तभी ये पॉसिबल है जब हम लेंज लॉ अप्लाई करेंगे, तभी ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड करता है, अदरवाइज वैलिड नहीं करता। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ इन द लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट वाइज। ओके, बुक में जो दिया है उसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, या फिर अगर वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती तो उसको इजी लैंग्वेज में लिख लो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरह लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों का क्या है, इस छोटा सा पॉइंट आपको पूछा है, ऑलरेडी मैंने उसके बारे में आपको बताया कि एरिया चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। Phi is directly proportional to A also. That means if area get change there, then magnetic flux also change. लेकिन इसके ऊपर एक सेपरेट से उन्होंने आपके बुक में क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर जो है वो एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत मैं उसको बता देती हूँ। तो क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट magnetic flux phi varies with the change in area S with respect to time even if the magnetic field B remains constant. ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो मान लो यहाँ पे हम लोग एक सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं, मान लो ये एक सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया में एक छोटा सा, ये एस इज द सरफेस एरिया, छोटा सा, इसका छोटा सा एरिया हम लेते हैं डी ए बार उन्होंने कहा है इसको, छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं डी ए बार। तो हमें पता है इस छोटे से एरिया का फ्लक्स भी छोटा सा होगा, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी बार डॉट डी ए बार, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, इसके पहले मैंने आपको बताया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी बार डॉट ए बार, मतलब डी फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट डी ए बार। मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे वही रहेगी बी बार, उसके ऊपर छोटा सा फ्लक्स हम ले लेते हैं डी फाई, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बी डी ए कॉस थीटा, राइट ना, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड डायरेक्शन डी ए बार, इन दोनों के बीच का जो एंगल है। तो इसकी वजह से हम जो टोटल सरफेस एरिया लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हम क्या लेंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया दैट इज एस, एंड इस एस के ऊपर जो फ्लक्स रहेगा, टोटल फ्लक्स, वो हम डिनोट करेंगे फाई से। तो यहाँ फाई हमें कितना मिलेगा, फाई इज इक्वल टू हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मतलब ये सभी छोटे छोटे जितने भी डी एरियाज है सबको इंटीग्रेट करो तो हमें क्या मिलेगा, डी फाई मिलेगा। सो दैट इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, टोटल इंटीग्रेशन ओवर द सर्फेसेस, दैट इज डी फाई के जगह पे हम लेंगे बी बार डॉट डी ए बार, राइट। और पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम लेते हैं फाई इज इक्वल टू, फॉर पर्टिकुलर टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो हम इसको फाई टी से डिनोट करते हैं, डी फाई बाई डी टी भी बोलते हैं, टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, राइट ना। मतलब ये क्या होगा, फाई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस दैट इज बी ऑफ टी बार इंटू डी ए बार, राइट, ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन हमें पता है दैट फाई ऑफ टी ईएमएफ लेते हैं इंड्यूस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ,
अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इसको लिख लो, आपके बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है। फैराडेज लॉ, ई क्या होता है, ई होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये फाई की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस डी बाई डी टी। इस फाई की जगह पे हम ये इंटीग्रेशन पुट कर सकते हैं बी बार ऑफ टी इंटू डी ए बार। तो देखो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर आप बी बार कांस्टेंट रखते हो, इफ बी बार इज कांस्टेंट एंड इफ डी ए बार इज चेंजिंग, तो भी अगर आप बी बार कांस्टेंट रखते हो और डी ए बार को चेंज करते हो, फिर भी आपका फाई चेंज होता है। फाई चेंज होता है तो ईएमएफ चेंज होता है। डी ए बार इज चेंजिंग देन ईएमएफ इज ऑल्सो चेंजिंग। इसका मतलब क्या कि इसके फॉर्मूले में डी ए बार आ रहा है, तो ये डी ए बार अगर आप चेंज करते हो तो फाई चेंज होता है, फाई चेंज होता है तो ई चेंज होता है। ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करके बताया था। मैंने आपको बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में ये एक कॉइल है, इसका एरिया अगर आप घुमाओगे, मतलब डी ए बार एरिया घुमाओ मत, अब एंगल चेंज होगा उससे। मान लो इसका एरिया आप चेंज करोगे, इसको बड़ा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी चेंज होगी, है ना। एरिया बड़ा हो गया, एरिया बड़ा हो गया मतलब ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई तो फाई बढ़ गया, फाई बढ़ गया तो ई चेंज हो गया, राइट। इसका मतलब एरिया चेंज होने की वजह से भी ई चेंज होता है, ये इस फॉर्मूले से पता चलता है। आया समझ में? अगर उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला तो आप इसको ऐसे प्रूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल। तो बच्चों लेंज लॉ से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, इसको थोड़ा बहुत आपको रटना भी पड़ेगा। आपके बुक में जो दिया है उसके हिसाब से रटो, नहीं तो अपनी लैंग्वेज में रटो। अगर आपको वैसे भी नहीं लिखते आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिख के दे दूँगी और उस हिसाब से आप उसका आंसर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे लेंज लॉ ख़त्म होता है। फैराडेज लॉ भी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है अच्छे से, उसको भी देखो, लेंज लॉ को देखो, दोनों को कंबाइन करके इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।